कल हमने एक क्वेश्चन किया था, जब आई की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो, आई की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्वेश्चन क्या था। उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन आपको रात में भेज दिया था, बहुत रात हो गई थी मुझे करने में, तो सॉल्यूशन हमने आपको रात में भेज दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वहाँ से कर लिए होंगे उसे। आज हम लोग, मैंने आपसे कहा था कि चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे और उसके बाद फिर ओडी हाँ, अब ठीक है। अब आवाज पहुंच रही है? अब आवाज मेरी आ रही है आपको? चले, तो अभी हमने आपसे कहा था, देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था आपको, एक तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ाया था, कांस्टेंट कोफिशिएंट का पढ़ाया, तो वहां से कहा कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और एक वेरिएबल का था। तो वेरिएबल के लिए नॉर्मल फॉर्म में जो था, वेरिएबल का क्या था कि सबसे पहले एक तो यह था कि v की वैल्यू निकालना होता था, v की वैल्यू सी एफ प्लस पी आई, और फिर y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता था। कंप्लीट सॉल्यूशन यह है, और यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता था, राइट। और फिर जब नॉर्मल फॉर्म में हमने किया, नॉर्मल फॉर्म में हमने आप किया, तो नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि यहां पर y इज इक्वल टू यू इंटू वी होगा, और यहां पर नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या करना है कि यहां जो v की वैल्यू थी, जो v इज इक्वल टू पी आई है, सी एफ प्लस पी आई है, तो जो पी आई की वैल्यू होती थी वह क्या होगा, यहां हमने आपको पी आई की जो वैल्यू बताई थी 1/FD, और यहां R बताया था, राइट। R का मतलब क्या था, आपको याद होगा कि R इज इक्वल टू, सॉरी y है ना, ये y था, y था, और y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू R इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर हाफ पी डी एक्स,
तो इतनी सारी बात बता दिया था हमने। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर ले चलूंगा। आवाज अब पहुंच रही मेरी? आवाज अब आ रहा है? तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर ले चलूंगा, चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन by changing the independent variable, by changing the independent variable, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम इसकी बात आज करेंगे। एक बार स्टेप बाय स्टेप पहले बताऊंगा, सब लोग समझिएगा अच्छे से। जैसे आपसे कहा जाए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, सपोज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा है यह है d2y अपान dx स्क्वायर प्लस p dy अपान dx प्लस qi इज इक्वल टू r। यह हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह किसके फंक्शन में है? x के फंक्शन में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने वेरिएबल के बारे में दो बताया कि एक तो डिपेंडेंट होता है, एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि y, देखिए यहां क्या है, dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx, इसका मतलब यह रहा होगा y इज द फंक्शन ऑफ x रहा होगा, यही तो रहा होगा। अगर dy बाई dx आप निकालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और y को क्या कहते हैं? y चूंकि अपना अलग कुछ नहीं होता, जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू अपनी कोई वैल्यू नहीं है, y डिपेंड करता किस पर? x पर। तो यहां हमने आपको बताया कि जो हमारा y है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और x जो है, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है या फ्री है, या किसी पर डिपेंड नहीं होती, इसका मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ की बात अगर हम देखें, अगर मान ली मैं आपको यहाँ से देखे तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैंने आपसे कहा कि हमेशा जो डिफरेंशियल होता है, जो डेरिवेशन होता है, वह हमेशा, डेरिवेशन या इंटीग्रल जो भी किया जाता है, वह हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। यह बात हमेशा रट जाएगी, याद रखिएगा कि जैसे बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट के होने के नाते आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी अगर कोई क्वेश्चन मान ली मैथमेटिक्स वाला हो टीचर, तो पूछ सकता है कि यह बताइए कि हमेशा जो डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन होता है वह किसके रेस्पेक्ट में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन होता है, जो डेरिवेशन या इंटीग्रेशन किया जाता है, वो हमेशा किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है, राइट। और वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, तो अब हमारा जो टॉपिक है कि क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, किसे चेंज करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज करें, लेट एक्स टू जेड, एक्स को कहां चेंज कर देंगे? जेड में। समझ आ रही बात? तो लेट हम x को कहां चेंज करेंगे? z में। लेट x टू z हम चेंज करने वाले हैं। तो यानी x को, अब पूरा x को हम चेंज करेंगे कहां? z से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूं, इसे खूब अच्छे से समझना है आपको। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग मानते हैं कि यह जो हमारा dy अपान dz है, dy अपान dz का होल स्क्वायर जो है, यह वैल्यू है q के बराबर। किसके बराबर है? हम इसके लिए मानते हैं कि dy अपान dz का होल स्क्वायर जो है, यह वैल्यू किसके बराबर है? q के बराबर।
तो यहां से dy अपन dz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से हम इंटीग्रेट करके बाई इंटीग्रेट करके, तो अब इसे ऐसे लिख लीजिए, लेट x टू कहां जाएगा, z, देन ऑन पुटिंग, तब हम इसे रखेंगे, हम रखेंगे dy बाई डी जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, q, फिर बाई इंटीग्रेशन हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हम यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, z की वैल्यू। समझ में आ रही बात? जैसे z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन यहां तक बात समझ में आ गई कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, d2i अपन dx स्क्वायर प्लस p dy अपन dx प्लस qi इज इक्वल टू r होगा। यहां से हम x को अब हम चेंज करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो x को z में चेंज कर दिया। और हम क्या करेंगे, x को z में चेंज करने के लिए dy बाई dz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y q के बराबर रखेंगे। q के बराबर रखने से फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद डबल इंटीग्रेशन कर, पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी जेड मिलेगा, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। तो dy बाई डी जेड से यहाँ हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, z फाइंड आउट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, z जैसे फाइंड आउट करेंगे, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन will change into, तब यह चेंज होगा, तब यह क्या होगा, चेंज होगा। थोड़ा सा हमने गलत कर दिया क्या, x को z से चेंज करें ना भैया, यहां थोड़ा सा गलत, ये dy बाई डी जेड नहीं रखेंगे, x को z से चेंज करें ना, तो भैया यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम z कैसे निकाल पाएंगे यहां से, हम dz बाई dx का होल स्क्वायर, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे भैया हम क्या चेंज कर रहे हैं, x को कहां चेंज कर रहे हैं, z से, तो dz, अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dz चाहिए ना, तो dz बाई dx का होल स्क्वायर क्यों रखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, z की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा, जरा देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, dy अपन, यानी अब जरा देखा जाए अब क्या हो गया कि अभी तक यह फंक्शन ऑफ x था, अभी तक यह फंक्शन ऑफ क्या था, y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x था। अब क्या हो जाएगा, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ z हो जाएगा, क्योंकि x चेंज हो गया किसमें, z में। तब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, d2y अपान dz स्क्वायर, d2y अपान dz स्क्वायर प्लस p1 मान लेते हैं dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1, इज इक्वल टू क्या, r1। यानी यहां हमें p1, q1 और r1 की वैल्यू चाहिए। तो देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंजेस इनटू दिस। अब यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो यहां से हमें वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करनी है, p और q की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, या इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, और इसे मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p1, q1 एंड r1 बाई, कैसे, p1 की जो हमारी वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा इसे, p1 इज इक्वल टू होगा dz बाई dx का होल स्क्वायर, यस सॉरी,
d2z ऐसे लिखे, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx होल बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, dz बाई dx का होल स्क्वायर, यह हमारा क्या मिलेगा p, यह हमारा p1 मिलेगा, क्या मिलेगा p1। क्लियर भैया, यह हमारा क्या मिलेगा p1 मिलेगा। p1 हमारा क्या मिल गया d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx होल बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। फिर हम q1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे q1, तो q1 हमें कैसे मिलेगा, q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, यह हमारा q1 मिलेगा। और फिर हमारा r1 मिलेगा, क्या मिलेगा r1 इज इक्वल टू r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें p1 की वैल्यू मिल गई, q1 की वैल्यू मिल गई, r1 की वैल्यू मिल गई, किसकी किसकी वैल्यू मिल गई। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको एक बात और हम मुझसे पूछना चाहिए कि सर कि आपने इंडिपेंडेंट चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है क्या कि चेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन में तो मैं कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जामिनेशन में हमसे तो ये कहता नहीं कैसे सॉल्व करो, नॉर्मल से सॉल्व करो या फिर कैसे सॉल्व करो, या चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करो या फिर बाय मोलर मेथड सॉल्व करो, तो हमसे कुछ कहता नहीं कैसे सॉल्व करो, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में यह कह देता है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह कहता है। यह एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है, तो जब यह कहेगा तो इसका मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे बताइए, P1, Q1 और R1 की वैल्यू आ गई, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या P1, Q1 एंड R1, हम P1, Q1 और R1 की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे कि ऑन देन नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ on substituting the value of P1, Q1 and R1 in equation second, which gives differential equation, changes in, yeah, which give the differential equation changes with x to z। यह हमें क्या देगा, यह अगर हम P1, Q1, R1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, यह है। अगर इसमें आप रख देंगे तो यहां से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो किसमें चेंज हो जाएगा, z में। तो z में चेंज होने के बाद यह क्या मिलेगा कि अब जरा देखा जाए, जब यह z में चेंज हो जाएगा तो z में चेंज होने के बाद P1, Q1, R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें P1, Q1 और जनरली यहाँ पर P1 की वैल्यू 0 मिल जाती है, तो अब हमें मिलेगा d2i अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dz। अब P1 की आप वैल्यू रख देंगे मैक्सिमम, जनरली P1 की वैल्यू आपको 0 मिलती है, तो dz बाई dx P dy बाई dz ना, dy बाई dz प्लस Q1y इज इक्वल टू R1। तो यह आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन मिल गया, तो देन अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम, इसे थर्ड मान लीजिए, तो फ्रॉम थर्ड
हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF, देन वैल्यू ऑफ CF फाइंड आउट करेंगे एंड PI फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा PI क्या होता है? PI हमारा होगा 1/FD इंटू R1 होगा। PI हमारा क्या होगा? 1/FD इंटू R1 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? PI हमारा क्या होगा? 1/FD इंटू R1, और देन कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी? अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसे हम dz बाई dx की वैल्यू रखेंगे q के बराबर। वहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? z फाइंड आउट करेंगे, और z फाइंड आउट करने के बाद अब हम वहां z की वैल्यू को d2y अपन dz स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dz फाइंड आउट करेंगे, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा d2y अपन dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इज इक्वल टू R1। P1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? P1 की वैल्यू निकालने के लिए d2z अपन dx स्क्वायर प्लस, P1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? d2z अपन dx स्क्वायर प्लस p dz अपन dz बाई dx का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू निकालते हैं Q1 बाई q बाई dz अपन dx का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा है सब dz बाई dx का होल स्क्वायर। P1 Q1 R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड चेंज हो जाएगा यहाँ से, और इस सेकंड का इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालेंगे, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और तब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, लिखिएगा सॉल्व y इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखिए, सॉल्व d2y अपन dx स्क्वायर, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस 2/x dy बाई dx प्लस q नहीं है भैया, a स्क्वायर बाई x प्लस q नहीं है, a स्क्वायर बाई x पावर 4 y इज इक्वल टू 0 है। हमें यह सॉल्व करना है। हमें यह क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जरा देखा जाए, सबसे पहला काम क्या होगा बताइए? सबसे पहला काम हमें रखना है क्या? dz बाई। देखिए, तो सबसे पहला काम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन from given differential equation we have p is equal to क्या है? 2/x, q is equal to क्या है? a स्क्वायर बाई x पावर 4, r की वैल्यू हमारी क्या है? 0। now on changing, ऐसे लिखेगा, on changing x to z
तो अब हमें मिलेगा वी हैव dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है q, और यह किसके बराबर ए स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4। मेरी बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर बाई 8 पावर 4। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि dz अपान dx इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान एक्स स्क्वायर होगा, यही होगा। इससे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब लिखिए कि क्या करेंगे, z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग dz अपान dx, ऑन ऐसे लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है dz अपान dx इज इक्वल टू बोले प्लस माइनस ए बाई एक्स। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ए बाई एक्स स्क्वायर जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा dz इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर dx होगा, यही होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमें क्या मिलेगा z इज इक्वल टू, यह स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा और a बाई एक्स मिलेगा। z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस प्लस ए बाई एक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर। अब हमें z की वैल्यू पता हो गई, तो नाउ on calculating the value of, now we have P1 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए d2z अपान dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx होल बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो P1 बराबर बताइए क्या मिलेगा। देखिए पहले तो dz बाई dx, यहां से अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा z इज इक्वल टू माइनस प्लस ए बाई एक्स है, ए बाई एक्स है, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा बताइए, dz बाई dx क्या मिलेगा, dz बाई dx तो आपको a बाई एक्स स्क्वायर है, मिला है ना। तो देखिए a बाई एक्स स्क्वायर यह क्या है dz बाई dx है, तो अब d2z अपान dx स्क्वायर क्या मिलेगा, d2z अपान dx स्क्वायर क्या मिलेगा, तो यह मिल जाएगा माइनस, देखिए यह माइनस जाएगा तो माइनस 2a अपान एक्स क्यूब मिलेगा। बताइए मिलेगा नहीं मिलेगा, माइनस 2a अपान एक्स क्यूब मिलेगा। क्लियर, क्लियर हो गया। तो पहले देखा जाए dz बाई डी क्या हो जाएगा, dz बाई डी क्या, z इतना है तो dz बाई एक्स डी क्या हो जाएगा, नहीं हाँ सही तो है, हमारा z इक्वल इतना है, तो यहां से dz बाई डी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और a बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। और वैसे भी dz बाई डी हमें पता है, d2z अपान डी स्क्वायर क्या मिलेगा -2a अपान एक्स क्यूब मिलेगा। और अब हमें P1 की वैल्यू बताइए, तो नाउ P1 इज इक्वल टू, अब हमें P1 की वैल्यू बताइए, P1 इज इक्वल टू, तो dz बाई डी क्या मिला है बताइए, d2z अपान डी क्या मिला है, क्या मिला है d2z -2a अपान एक्स क्यूब, राइट, और प्लस p, तो p कितना है 2 बाई एक्स इंटू, बताइए
ए बाई एक्स स्क्वायर होल बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ए बाई ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 4, तो यह क्या मिल जाएगा, यह पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी P1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0। नाउ R1, नाउ Q1 बताइए, तो Q1 क्या मिलेगा भैया, Q1 क्या मिलेगा बोले, Q1 इज इक्वल टू क्यू बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो Q हमारा कितना है, ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 होल बाई, यही होगा डी जेड, यही तो है ना, ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 4। तो यह तो चूंकि दोनों एक ही होता है, तो दोनों एक ही, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर 1 हो गया। R1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, R अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो R की वैल्यू 0 है, तो 0 बाई डी जेड बाई ए स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो अब हमें मिल गया कि P इज इक्वल टू, इसका मतलब कि P1 इज इक्वल टू 0, Q1 इज इक्वल टू 1 और R1 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखा जाए, इतना हमें मिल गया। अब देखिए 10 changes equation will be, changes equation will be, यह क्या मिलेगा, d2y अपान डी जेड स्क्वायर प्लस P1, यही ना भैया, dy अपान डी जेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1, हाँ नहीं बोले, इज इक्वल टू क्या, R1। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड ना, तो फ्रॉम सेकेंड यह क्या मिलेगा, d2y अपान डी जेड स्क्वायर, यह 0 हो जाएगा पूरा, यह पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस Q1 की वैल्यू 1 है, 1y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, बोले मिलेगा ना। यह हमारा 10 फ्रॉम सेकेंड, ऐसे लिखेगा 10 फ्रॉम सेकेंड रेड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, तो यह हो जाएगा भैया d2y अपान डी जेड स्क्वायर प्लस यह 0 हो जाएगा 1y, दिस इज इक्वल टू 0। और इसका जरा देखा जाए, यह मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 1y, दिस इज इक्वल टू 0। यह मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, मिलेगा ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। आयोटा का मतलब क्या है कि प्लस माइनस m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा मिलेगा, यही मिलेगा। हेंस कंप्लीमेंट्री फैक्टर भैया, कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या मिलेगा, C1 e टू द पावर क्या होता, C1 या आयोटा के फॉर्म में, तो कॉस ऑफ बीटा एक्स ना, तो देखिए कॉस ऑफ बीटा z मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि यह z का है, यह किसका इक्वेशन है, z का है, तो बीटा z मिलेगा प्लस C2 साइन ऑफ बीटा z मिलेगा, बोले भैया सॉरी, और दिस होल बाई e टू द पावर अल्फा z मिलेगा, ये तो मिलेगा।
तो अब सी एफ हमारा क्या होगा, सी एफ बोलिए हमारे साथ, सी एफ इज इक्वल टू सी वन कॉस जेड ना, बीटा का मतलब 1 है ना, अल्फा प्लस बीटा आई, अल्फा प्लस बीटा आई, यह क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आई ना। तो आई क्या है, बीटा क्या है, अल्फा 0 है और बीटा क्या है 1 है। अल्फा क्या है, अल्फा 0 है और बीटा क्या है 1। तो अब जरा देखा जाए तो C1 cos z प्लस C2 sin z, क्लियर, और e टू द पावर 0z, तो यह आ जाएगा CF हमारा आ जाएगा C1 cos z की वैल्यू क्या है a बाई एक्स है ना, z की वैल्यू क्या है बताइए, प्लस माइनस a बाई एक्स प्लस C2 साइन a बाई एक्स, यह हमारा क्या है CF, यह हमारा क्या है CF। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ reduced इक्वेशन, तो हमें पता है कि पी आई इज इक्वल टू R1 बाई 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो R1 क्या है 0, तो दिस इम्प्लाइड पी आई इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 फंक्शन ऑफ डी, दैट इज 0। तो पी आई की वैल्यू क्या आ गई 0, पी आई की वैल्यू क्या आ गई 0। 10 कंप्लीट सॉल्यूशन, 10 कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, CF प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ हमारा क्या है C1 cos a बाई एक्स प्लस C2 साइन a बाई एक्स, यही तो है, क्लियर है ना, यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर। अब इसे एक बात आपको समझ जाना है कि चेंजेज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है कि x को z से आप चेंज करेंगे, किससे, x को z से चेंज करेंगे, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा d2y अपन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q1y इज प्लस qy इज इक्वल टू r, जो आपका होगा यह चेंज हो जाएगा किसमें, यह चेंज हो जाएगा d2y अपन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपन dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1 में, जहां dz अपन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है q, dz अपन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या, dz अपन dx का होल स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होती है q होती है, क्लियर। इसके बाद आप वहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप p1 निकालेंगे। p1 कैसे निकलता है कि p1 इज इक्वल टू d2z अपन dx स्क्वायर प्लस p dz अपन dx अपन dz बाई dx का होल स्क्वायर। q निकालेंगे, q की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, क्योंकि q इज इक्वल टू होता है q बाई dz अपन dx का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि dz अपन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू ही q होती है, तो q की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। q की वैल्यू आगे फिर r1 की वैल्यू निकालेंगे, r1 इज इक्वल टू क्या होगा r अपान dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ p1 q1 और r1 की वैल्यू आ गई, p1 और q1 और r1 की वैल्यू जब अपने रेड्यूस जब अपने चेंजेस इक्वेशन में रख देंगे, चेंजेस इक्वेशन आपका क्या था कि d2y अपन dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1 जब रखेंगे तो वहाँ से आपको एक रेड्यूस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। रेड्यूस्ड इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्लियर। देखिए कहने के लिए तो बड़ा छोटा सा था, हमने बोल दिया, इसे करने के लिए आपको कैलकुलेशन कहाँ है, कैलकुलेशन आपको P1 निकालना है, कैलकुलेशन आपको R1 निकालने में होगा, और कैलकुलेशन आपको Z निकालने में होगा, क्लियर। तो अभी तो जो हमने बताया एक छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए हमने वही किया है, हमने यही किया है, हमने क्या किया कि जो भी गिवन इक्वेशन था हम उसे P इज इक्वल टू
पी जेड बाई एक्स। नाउ फ्रॉम गिवन वी हैव, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ दिया है, हमने कंपेयर किया, 2/x है, q इज इक्वल टू स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 है, r इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब हमें चाहिए चेंज करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x को z से, तो हमें क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q रखते हैं, और q की वैल्यू क्या है a स्क्वायर बाई एक्स पावर 4 है। यहाँ से हमें डी जेड की वैल्यू मिल जाएगी, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा z, हमें क्या मिल जाएगा z की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो हम p1 निकालेंगे, p1 इज इक्वल टू हमारा d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p, तो यहाँ से dz अपॉन dx रख देंगे, क्योंकि dz अपॉन dx हमें आपको पहले से पता था, d2z अपॉन dx स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, p1 निकालेंगे, q1 की वैल्यू 1 होती है हमेशा, आपको पता चल गया, लेकिन तभी आप रख कर निकालेंगे, r1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, r1 की p1 q1 r1 की वैल्यू निकालने के बाद अब हम रेड्यूस इक्वेशन लिखेंगे, तो रेड्यूस इक्वेशन हमारा क्या होता है कि हेंस यह सब इसकी वैल्यू निकाला हमने, वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नाउ चेंजेस इक्वेशन, तो चेंजेस इक्वेशन हमारा क्या होता है d2, अब हम x को z से रिप्लेस कर देंगे, तो d2i अपन dx स्क्वायर होता है, तो d2i अपन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपन dz प्लस q1y इक्वल टू r1, यहाँ p1 q1 की वैल्यू रखेंगे, p1 q1 और r1 की वैल्यू रखेंगे, p1 हमने 0, p1 देखा 0 है, q1 1 है, r1 की वैल्यू क्या है 0, तो हमें यह इक्वेशन मिल जाएगी। यह इक्वेशन कैसा है, रेड्यूस इक्वेशन है, यह इक्वेशन कैसा है, रेड्यूस इक्वेशन है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया, फिर इसका हम पी आई निकालेंगे, तो पी आई निकालने के लिए फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू R1 होता है, R1 की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, तो हमारा पी आई भी क्या हो जाएगा 0, और हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई से। क्लियर, समझ में आ गया सबको। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए और अब मुझे करिए और करके बताइए। लिखिए दूसरा क्वेश्चन, लिखिएगा सॉल्व क्वेश्चन लिखिएगा दूसरा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx माइनस dy बाई dx प्लस 4y प्लस क्या है 4x क्यूब y प्लस 4x क्यूब y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, इज इक्वल टू क्या है x टू द पावर 5। यह दिया है आपको, और अब आपको बताना है कि इसका सलूशन, इसका सलूशन बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले क्या रखेंगे बताइए, सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो समझ में आ रही बात तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, -1 है, q की वैल्यू क्या है 4x क्यूब है, और r की वैल्यू क्या है हमारी x टू द पावर 5 है। यहां तक बात समझ में आ रही है, बोले भैया थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यह x क्यूब नहीं है x स्क्वायर है, क्योंकि अगर x क्यूब हो जाएगा तो स्क्वायर है ना, तो ये 4x स्क्वायर है भैया, 4x स्क्वायर y है, इतना। तो 4x स्क्वायर है। अब जरा देखा जाए, अब हम क्या करेंगे, PQ P1 Q1 P1 Q PQ और R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन चेंजिंग independent variable, यही ना, कहां से x से z में, x से z में ना, तो अब हमें मिलेगा वी हैव, हमें क्या मिलेगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो यह हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइड dz अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा,
प्लस माइनस 2x मिल जाएगा, मिल जाएगा। यह क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब जरा देखा जाए क्या करेंगे इसे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग फर्स्ट तो हमें क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। जल्दी बताइए, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिल जाएगा? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब नाउ P1 इज इक्वल टू बताइए d2z अपान dx स्क्वायर। बताइए फटाफट जल्दी से बोले। बिन सब लोग देखिए, जहां अगर आप लोग जहां बैठे हैं, जहां ऑनलाइन बैठे हैं, जहां आपने पढ़ रहे हैं, वहीं से एक बार बोलना शुरू करेगा, याद हो जाएगा अपने आप। तो d2z अपान dx स्क्वायर प्लस p dz अपान dx होल बाई dz अपान dx का होल स्क्वायर। और यह किसकी वैल्यू है? P1 की। किसकी है? P1 की। तो P1 की वैल्यू बताइए। P1 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? तो d2z अपान dx स्क्वायर। d2z अपान dx स्क्वायर क्या है? z इक्वल टू आपका क्या है बताइए? यहां से dz अपान dx तो आपको पता चल गया है, पता चल गया है ना? dz अपान dx की वैल्यू पता चल गई है। यहां से d2z अपान dx स्क्वायर निकाल लीजिए। d2z अपान dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। d2z अपान dx स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगी ना? और बोले तो यह d2z अपान dx स्क्वायर की वैल्यू है, यह dz अपान dx की वैल्यू है 2x। तो अब मुझे बताइए क्या होगा कि d2z अपान dx स्क्वायर मतलब 2 प्लस p कितना है? -1। तो -1 इंटू dz अपान dx क्या है? 2x है, होल बाई dz अपान dx क्या है? 2x है। नहीं 4x स्क्वायर होगा ना? dz अपन dx स्क्वायर है ना, तो यह 4x स्क्वायर होगा। यह क्या होगा? 4x स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू बताइए। 2 माइनस 2x बाई 4x स्क्वायर। तो यह 2 कॉमन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपन 4x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये तो है, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं हुआ ना? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। क्वेश्चन गलत हो गया भैया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन गलत। यहाँ पर 1/x लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर भैया? क्वेश्चन में 1/x लिखा है। p की वैल्यू -1/x है, तभी तो लग रहा था क्या हो गया। p की वैल्यू -1/x लिखा है। क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन हमने लिखते समय गलत कर दिया। p की वैल्यू -1/x है। p की वैल्यू क्या है? -1/x है। तो अब क्या कुछ चेंज नहीं होगा, सारा चीज तो वही रहेगा। तो q की वैल्यू, p की वैल्यू क्या होगी? -1/x हो जाएगी, यही ना? अब आगे बढ़, बाकी सारा चीज तो वही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। p की वैल्यू यही, बस यही चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि मोस्टली यह या तो कांस्टेंट आएगा या तो 0 आ जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू d2z अपन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1/x इंटू 2x ना, होल बाई 4x स्क्वायर। तो यह x क्या हो जाएगा? कैंसिल ना? क्या है? यह प्लस है, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2, मतलब यह 2 माइनस 2, तो यह 0 हो जाएगा। P1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। Q1 बताइए। तो Q अपान dz अपान dx होल स्क्वायर ना,
तो इसकी वैल्यू तो दोनों सेम ही होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। R1 बताइए, R अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर, तो R कितना है भैया? R क्या है? x टू द पावर 5, यही है। हमने क्वेश्चन लग रहा है गलत ही लिख दिया क्या? x पावर 4 है, क्वेश्चन पता नहीं कैसे लिख दिया गलत। ये x पावर 4 है भैया, x पावर 4 है। तो अब जरा देखा जाए, उसे एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, वह x पावर 4 है, x पावर 4 है। r आपका, ये जो r आपका है, यह x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो r की वैल्यू अगर x पावर 4 है, तो अब देखिए x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 अपान, यह क्या है? dz अपन dx स्क्वायर क्या है? 4 x स्क्वायर है, तो यह 4 dz अपन dx की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर है, तो यह x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई 4, आ गया। R1 की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर बाई 4। यहां तक बात क्लियर हो गई? चले, तो x स्क्वायर बाई 4। अब हमने देखा जाए, अब हमें z की वैल्यू क्या मिली थी? z की वैल्यू x स्क्वायर मिली थी, z की वैल्यू क्या मिली थी? x स्क्वायर, इसका मतलब z बाई 4 हो जाएगा। R1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? z बाई 4 मिल जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू क्या मिली थी हमें? z की वैल्यू x स्क्वायर मिली थी, तो यह हमें मिल जाएगा z बाई 4, z बाई 4 मिल गया। यह किसकी वैल्यू है? R1 की। अब चेंजेस फॉर्म निकालिए, देखिए P1 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई और R1 की वैल्यू आ गई। नाउ या चेंजेस या ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, ट्रांसफॉर्म्ड डिफरेंशियल इक्वेशन x टू z d2y अपान dz स्क्वायर प्लस P1 dy अपान dz प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1। दिस इतना, दिस वुड बी, यह क्या हो जाएगा बताइए? दिस वुड बी, तो यह क्या हो जाएगा? d2y अपान dz स्क्वायर, P1 तो आपका 0 हो गया है और Q1 आपका क्या है? 1y इज इक्वल टू R1 आपका क्या है? z बाई 4। क्लियर? यही है। तो यह आप क्या लिख सकते हैं? यह आप क्या लिख सकते हैं? d2y प्लस 1y इज इक्वल टू z बाई 4। दिस इज इक्वल टू d2 प्लस 1 y इज इक्वल टू z बाई 4 ना। और अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, हेंस ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका जो होगा वह क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, या ऐसा कर दीजिए 0 प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो CF आपका क्या हो जाएगा? CF पहले वाला ही होगा, तो CF आपका क्या होगा भैया? C1 cos z ना, cos z, z की वैल्यू क्या है? cos x स्क्वायर प्लस C2, या ऐसे देख लीजिए C1 cos z प्लस C2
साइन जेड, तो सी एफ इज इक्वल टू C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। z की वैल्यू हमने क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से देखिए z की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स स्क्वायर, तो हमने वहाँ z की वैल्यू रख दी। अब जरा देखा जाए, अब हमारा जो गेम है पर्टिकुलर इंटीग्रल का है, किसका है, नाउ पी, तो पी बताइए हमारा क्या होगा भैया, 1/FD इंटू R1, यही तो होता है। तो अब जरा देखा जाए, पी आई इज इक्वल टू 1/FD, FD क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू R1 क्या है, Z/4। तो अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यह बताइए, यह पर्टिकुलर इंटीग्रल कहाँ का है, यह कहाँ का है, एक्सपोनेंशियल का है या अलजेब्राइक का है, तो अलजेब्राइक का है। कहाँ का ये, अलजेब्राइक का। तो अब जरा देखा जाए कि यह आ जाएगा 1/4 1 प्लस डी स्क्वायर का होल इनवर्स इंटू जेड होगा, यही तो होगा। तो अब जरा देखा जाए कि यह 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स है और z है, z क्या है, सिंगल फंक्शन का है, मतलब सिंगल का है, तो इसका मतलब d/dz ही 1 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस डी की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन, यहाँ z रखेंगे। तो अब जरा देखा जाए कि यह चूंकि z सिंगल है और यह डी स्क्वायर है, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 इंटू जेड मिलेगा, यानी Z/4 ही मिलेगा। पी क्या मिलेगा, Z/4, 10 कंप्लीट सॉल्यूशन। 10 कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा भैया, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो अब हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू CF हमारा क्या है बताइए, C1 cos, हाँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस Z/4। तो z क्या है, z क्या है, x²/4। तब आप लिख सकते हैं कि अब यह आपका आ जाएगा x²/4। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, यह आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा, एक मिनट के, थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे लिखिए, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू क्या, 0। एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए यहां पर r क्या है, यहाँ r 0 है, इसका मतलब r1 भी आपका क्या हो जाएगा, 0। r1 अगर 0 होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी आपको अब CF से काम चलाना पड़ेगा। कहाँ से, CF से काम चलाना पड़ेगा। सुदामा जी थोड़ा सा पानी देता है। अब आपको
कंप्लीमेंट्री, केवल कंप्लीमेंट्री फैक्टर से काम चलाना पड़ेगा, केवल CF से। तो अब आइए देखते हैं, सब लोग जुड़े मेरे साथ। तो यहाँ एक तो तय हो गया कि R0 की वजह से R1 0 हो जाएगा, R1 0 हो जाएगा तो केवल CF। तो अब पहले यह बताइए इसे रेड्यूस कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन। कैसे लिखा जाएगा बताइए, बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कमेंट एक बार हम लोग देख सकते हैं क्या, कैसे लिखा जाएगा। हाँ, तो यह हो जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर प्लस d2y अपन dx स्क्वायर, ये ना। और अब क्या होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x dy बाई dx प्लस 4y अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब जल्दी बताइए dz अपन dx की वैल्यू क्या रखेंगे, dz अपन dx की वैल्यू क्या रखेंगे। गड़बड़ हो गया भाई, भैया रुके, ठंडा पानी ला दिया। यह एक चीज और है, यह होल स्क्वायर है, यह होल स्क्वायर है भैया, यह होल स्क्वायर है। तो यह क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन में बना लीजिए, होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dy बाई dx प्लस 4y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब पहले बताइए P1 क्या है यहां पर, पहले फटाफट बताइए P1 इक्वल टू क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Q1 क्या है, सॉरी P1 नहीं, P, यहां P ना भैया, और Q, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे ऑन कंपेयरिंग d2y अपन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy, दिस इज इक्वल टू r। यही ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, p बराबर क्या मिल जाएगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, q क्या मिलेगा बताइए, 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, r आपका क्या है 0। क्लियर। तो अब आपको क्या चाहिए, नाउ वी हैव, हम जानते हैं क्या कि dz अपान dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो होगा। क्लियर। तो यहां हो जाएगा dz अपान dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dz इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ना, ऑन इंटीग्रेटिंग तो z बराबर क्या मिलेगा बताइए, ऑन इंटीग्रेटिंग तो z बराबर क्या मिलेगा आपको, z की वैल्यू क्या मिलेगी, आप मुझे बताइए कि ये किसका इंटीग्रेशन है, यह सब लोग बताएंगे मुझे किसका इंटीग्रेशन है।
किसका? ये इंटीग्रेशन यू बाई बी का है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है? tan इनवर्स x का है। यह किसका है भैया? तो खूब गजब आदमी हैं आप लोग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका है भैया? tan इनवर्स x का। तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 tan इनवर्स x। यह क्या मिलेगा? z। पक्का? लगे हाथ आप देखे, यहां dz बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, dz बाई डी एक्स है ना, तो अब d2z अपन डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। नाउ यही d2z अपन डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही। तो d2z अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब डी अपन डी एक्स, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसे कैसे करेंगे? ऊपर ले जाइए। क्या ले जाइए? ऊपर, चूंकि ऊपर कांस्टेंट है ना, तो यह आ जाएगा 2 तो रहेगा, और यह हो जाएगा -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2 हो जाएगा, और इंटू 2x हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? यहां तक बात समझ में आ गई मैंने क्या किया? यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1 कर दिया, ऊपर ले गया, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? -2, तो 2 2 4, तो यह हो जाएगा -4 x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले हाँ या नहीं? यही हो जाएगा -4x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा? d2z अपन डी एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? इतना हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब हमें P1 नाउ ऑन कैलकुलेटिंग, या ऐसे करें कि नाउ वी हैव P1 बताइए। बहुत अच्छा। P1 इज इक्वल टू, P1 क्या है? d2 अपन d2z अपन डी एक्स स्क्वायर ना, प्लस p dz अपन होल बाई dz अपन dx का होल स्क्वायर ना, dz अपन dx का होल स्क्वायर। तो अब बताइए क्या मिलेगा? d2z अपन dx स्क्वायर क्या है? -4x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम आई राइट? प्लस p क्या है? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz अपन dx क्या है? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखा जाए कि यहाँ क्या है? -4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा कि जनरली P1 की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। जनरली P1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0। और जनरली नहीं, मैक्सिमम केसेस में हमें P1 की वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो हमारा रेड्यूस इक्वेशन क्या हो जाएगा? अब तो आपको याद हो गया होगा कि हमारा रेड्यूस इक्वेशन अगर P1 की वैल्यू 0 मिल जाए तो d2y अपन dz स्क्वायर प्लस P1 तो गया, Q1y इक्वल टू R1। समझ में आ रही बात?
तो चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमारा रेड्यूस इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है, P1 तो जनरली अब 0 मिल रहा है, जनरली क्या मोस्टली 0 मिलता है, जीरो ही हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमारा रेड्यूस्ड इक्वेशन मिलता है वो d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस q1y इज इक्वल टू r1 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r1। क्लियर। तो अब जरा देखा जाए P1 आ गया, Q1 की वैल्यू बताइए, Q1 की वैल्यू तो Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। R1 की वैल्यू बताइए, R ना, R1 कितना है, अच्छा R0 है, R अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर दैट इज 0 अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर दैट इज 0, यानी r की वैल्यू भी 0 आ गई, r की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब अगर इन सब की वैल्यू 0 आ गई तो अब आप क्या लिखेंगे, हेंस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यह क्या होता है, कैसे, x इज x2 कहाँ z, तो d2y अपान dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y दिस इक्वल टू r1 होता है, दिस इक्वल टू क्या होता है r1 होता है, बोले यह क्या होता है r1। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, अब क्या हो जाएगा फटाफट बताइए क्या होगा, तो विच इम्प्लाइड d2y अपान dz स्क्वायर प्लस यह तो 0 हो जाएगा, यह पूरा क्या हो जाएगा 0। तो Q1 की वैल्यू क्या है 1y, दिस इक्वल टू R1 क्या है 0, यही आ जाएगा, R1 क्या है 0। क्लियर हो गया। बस एक मिनट, चले, तो R1 की वैल्यू क्या है भैया 0। तो अब जरा देखा जाए, दिस इम्प्लाइड d2y अप प्लस 1y दिस इक्वल टू 0 मिलेगा ना। तो यह क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। अच्छा देखिए यह कितना इजी है कि जब हम चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं तो जनरली ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए बड़ा इजी मिल जाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या होगा बताइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यह हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, CF क्या होगा, CF हर बार वही मिल रहा है, CF क्या होगा C1 cos z प्लस C2 sin z ना। तो फाइनली y क्या मिलेगा, CF इज इक्वल टू C1 cos z, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x, और यह हमारा क्या है CF है, चूंकि हमारा CF और PI हमारा क्या है 0। नाउ PI, तो PI इज इक्वल टू क्या होता है R1 अपान FD, R1 अपान FD, और हियर R1 इज इक्वल टू 0, तो PI हमारा क्या हो जाएगा 0। 10 कंप्लीट सॉल्यूशन
कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ना, तो y इज इक्वल टू C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यह आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोले क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन साइन कॉस कर लेते हैं, बाकी समाप्त कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या, अच्छा एक चीज और है, जेड का मतलब 2x था क्या? जेड की वैल्यू क्या आई थी? 2 आया था ना, 2 tan इनवर्स, ठीक है, ये आया था ना। हम्म चले अब लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक साइन कॉस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तब तो एक्सपोनेंशियल बात तो जानते ही हैं, डी आई पी आई निकालना, कि नहीं जानते? एक यहां से लेते हैं और पी आई निकालते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब ऐसे, अब मुझे बताइए कि ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग ना? आप लोग मुझे बताइए, अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना? आगे बढ़ा जाए, ओडी की तरफ चले। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ओडी चलते हैं। लिखिएगा सॉल्व, एक क्वेश्चन है जो बड़ा, लिखिएगा सॉल्व cos x d2i upon dx स्क्वायर d2i upon dx स्क्वायर प्लस साइन x dy upon dx प्लस नहीं माइनस 2i cos क्यूब x माइनस 2y cos क्यूब x cos क्यूब x, this is equal to 2i cos क्यूब x, this is equal to 2 cos 5x, 2 cos 5x, cos की पावर 5x। अब यह आपको बताना है। देखिए इसमें कुछ रखा नहीं है, सारा का सारा गेम साइन कॉस का है। यहाँ एक बात आपको समझना है कि यहाँ आपका जो r आएगा ना, ये कॉस के टर्म में आ जाएगा। किसके टर्म में? कॉस के टर्म में आएगा। तो r1 आपकी वैल्यू, r1 की जो वैल्यू आएगी वो कॉस के टर्म में आएगी। इसका मतलब जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो वह ट्रिग्नोमेट्री वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। कौन वाला? और अगर एक्सपोनेंशियल आ जाता तो एक्सपोनेंशियल वाला। और चूंकि हमने पी आई निकालना सब कुछ बता दिया है, तो अब जरा देखा जाए सॉल्यूशन। बताइए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन, कैसा लिखा जा सकता है बताइए? तो d2y अपान dx स्क्वायर प्लस tan x साइन बाई कॉस dy बाई dx ना, माइनस 2i cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos की पावर 4x। हियर ऑन कंपेयरिंग, फटाफट जल्दी जल्दी बोलते जाएगा, लिखिएगा बाद में, पहले बोलेगा मेरे साथ। ऑन कंपेयरिंग, फटाफट सब लोग, अच्छा लिखते भी जाएगा बोलते भी जाएगा। कैसे कंपेयर करेंगे? d2i अपान, बहुत अच्छा, प्लस p dy बाई प्लस qi इक्वल टू r।
हियर p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan x। q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू माइनस टू cos स्क्वायर x। व्हाट्स r, व्हाट्स r, 2 cos की पावर 4x। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब जरा देखिए, नाउ वी हैव, ऐसे लिखिएगा, ऑन changing independent variable x to z, we have dz upon dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q, dz अपन dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q ना। और q की वैल्यू क्या है, माइनस टू कॉस स्क्वायर x। यही तो है, बोले जरा देखिए, यही है ना, माइनस टू कॉस स्क्वायर x। अब बताइए dz अपन, अब आगे चलते हैं, आगे बताइए मुझे कि dz अपन dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस टू कॉस स्क्वायर x है। तो dz बाई dx की वैल्यू बताइए। यह हो जाएगा √2, तो यह आ जाएगा 2 आयोटा cos x। हाँ, तो √2 तभी तो 2 का आई का मतलब √-1, यही आएगा। cos की पावर 5 है, यहां cos की पावर 5 है, यहां cos की पावर क्या है, 5x है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। अब देखिए, अब हमें dz अपन dx क्या आ गया, आयोटा। अब d2z निकाले फटाफट जल्दी से। d2z की वैल्यू अपने आप बताइए क्या मिलेगा, एक चीज आपको समझना है भैया कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इमेजिनरी ले लेंगे ना, dz बाई dx क्या ले लेंगे, इमेजिनरी। अगर dz बाई dx अगर हमारा इमेजिनरी हो जाए, यही तो है ना, -2 है ना। अगर dz बाई dx अगर हमारा इमेजिनरी हो जाएगा तो इसका मतलब z पूरा इमेजिनरी हो जाएगा, पूरा इक्वेशन इमेजिनरी बन जाएगा, बनेगा ना। अगर dz बाई dx इसकी वैल्यू अगर इमेजिनरी लेंगे तो z की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, समझे कि चूंकि अगर हम जैसे dz अपन dx स्क्वायर वैल्यू क्यों रखेंगे, इतना रखेंगे, तो यहाँ जरा देखा जाए dz अपन dx इसका होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाएगी तो इमेजिनरी का मतलब पूरा इक्वेशन इमेजिनरी हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में एक नोट चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे केसेस में चूंकि इमेजिनरी हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम यहाँ क्या लेंगे, वी हैव q इज इक्वल टू इतना है, q इज इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर है ना, बोले। तो हम इससे भैया केवल कॉस स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, यह पहले
यह q की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी यहाँ जो q की वैल्यू है -2 cos स्क्वायर एक्स है, -2 cos स्क्वायर एक्स है, और -2 cos स्क्वायर एक्स लेंगे तो dz अपन dx स्क्वायर लेंगे, dz अपन dx स्क्वायर लेंगे, तो dz अपन dx जब निकालेंगे तो रूट ओवर -2 हो जाएगा। रूट ओवर -2 का मतलब 2 आयोटा होता है, और 2 आयोटा का मतलब इमेजनरी हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इमेजनरी। मतलब 2 हमारा पूरा अगर वैल्यू इमेजनरी हो जाएगी तो dz अपन dx यानी z हमारा इमेजनरी हो जाएगा, और dy बाई dz के फॉर्म में हमारा इक्वेशन चल रहा है। हमारा जो रेड्यूस जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगा वो हमारा होगा d2i अपन dz स्क्वायर और प्लस p1 dy अपन dz होगा। तो अगर हम उस फॉर्म में ले जाएंगे तो z हमारा इमेजनरी हो जाएगा, z अगर हमारा इमेजनरी होगा तो पूरा इक्वेशन इमेजनरी हो जाएगा, रियल, जबकि हमें रियल इक्वेशन हमारा चाहिए। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए यह कहीं कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है कि आगे चल के इक्वेशन इमेजनरी बन जा रहा है, आगे चल के इक्वेशन कैसा बन जा रहा है, इमेजनरी बन जा रहा है। इमेजनरी बन जाएगा तो पूरा इक्वेशन वैनिश हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि ऐसे केसेस में जो q की वैल्यू है वह इमेजनरी को नहीं लेंगे, q की वैल्यू हम रियल वैल्यू लेकर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो q की वैल्यू आप इस केस में जो हम q की वैल्यू लेंगे, q की वैल्यू आप cos स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, q की वैल्यू आप केवल cos स्क्वायर ले लीजिए। क्यों लेंगे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x लेंगे। क्यों लेंगे यह बात थोड़ा सा आप चाहे तो यहां से मेंशन कर दीजिए, because of on taking -2, z gives z become imaginary, z जो होगा वह क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। और इमेजनरी हो जाएगा तो इमेजनरी का इक्वेशन सॉल्व होता है कि नहीं होता। अगर इमेजनरी हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑन टेकिंग -2, अगर -2 ले लेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजनरी, और इमेजनरी हो जाएगा तो इमेजनरी का कोई इक्वेशन नहीं बनता, कल्पना होता है, काल्पनिक होती है, आयोटा के फॉर्म में कोई इक्वेशन नहीं बनता। तो यहाँ थोड़ा सा भैया सावधान रहना पड़ेगा। देखिए हम झोंक में चल रहे थे लेकिन हमने बाद में ध्यान दिया कि -2 हो जाएगा, तो इससे आप क्या करेंगे, यह हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर अगर x हो जाएगा तो dz अपन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो dz अपन dx इज इक्वल टू cos x बोले तो z इज इक्वल टू क्या, sin x हो जाएगा। z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। माइनस भी हटा सकते हैं, माइनस, हाँ लेकिन देखिए -1 है ना, तो अगर माइनस अकेले होता, ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जैसे -2 cos स्क्वायर x है, तो अगर यह केवल -cos स्क्वायर x होता तभी हम क्या करते, माइनस हटा देते, तभी हम क्या करते, माइनस हटा देते। चूंकि यह माइनस अकेले नहीं, -1 के साथ है, यह -2 के साथ है, तो 2 हटा दीजिए। चूंकि 2 हटा देंगे तो सारी चीजें और इजी हो जाएंगी, चूंकि जैसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2 चलता रहेगा, यह 2 क्या रहेगा, चलता रहेगा, तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम -2 को वहीं छोड़ दिया, -2 को हमने वही छोड़ दिया, तो वहीं छोड़ दिया, तो ये cos स्क्वायर x ले लिया। चूंकि ध्यान देखिए जैसे माइनस cos स्क्वायर x, तो इसका मतलब यह -1 है, इसका मतलब यह -1 है, -2 cos स्क्वायर x, इसका मतलब यह -2 है। मेरी बात समझ आ रही है ना। अगर -3 cos मतलब -1 -2 -3 है तो पूरा का पूरा डिजिट माइनस है, पूरा क्या है, डिजिट माइनस, इसलिए -2 को छोड़ देंगे। यहां देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यह हमारा आ गया, z की वैल्यू आ गई, बोले नाउ P1 बताइए, dz अपन
dx आ गया ना, dz अपन dx आ गया तो लगे हाथ। दिस इंप्लाइड d2z अपन dx स्क्वायर बता दीजिए, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू बताइए। P1 बराबर d2z अपन dx स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स बोले, और फिर प्लस ना p कितना है tan x है, इंटू dz बाई dx क्या है? cos x है, और होल बाई dz, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, यही ना, cos स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जनरली हमने आपसे कहा कि P1 की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। P1 की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। R1 की वैल्यू बताइए, Q1 की वैल्यू बताइए। Q1 इज इक्वल टू Q अपान dz अपान dx का होल स्क्वायर ना। देखिए यहां पर एक बात आपको समझना है भैया, यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो गया कि अगर मान लिया जाए तो Q1 की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है ना। Q1 की वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है। तो अगर हम Q की वैल्यू यहां रखेंगे, चूंकि dz अपन dx की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? Q, तो इसका मतलब Q की वैल्यू रखेंगे तो यह भी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इससे हमेशा Q1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। R1 की वैल्यू बताइए, R1 की वैल्यू बताइए। Q1 की वैल्यू 1 आ गई। नाउ R1 इज इक्वल टू, नाउ R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R अपन dz अपन, एक बात और समझिए, कहीं कोई रूल, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको कोई बताएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये वैल्यू इमेजिनरी आ रही है तो उसे लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो यह क्या आ जाएगा? R कितना है भैया? 2 cos 4x अपन dz अपन dx cos स्क्वायर x, राइट। तो यह क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या? हाँ तो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर 4 है, R की वैल्यू 4 है ना, 4 है तो स्क्वायर मिलेगा 2 cos स्क्वायर x। तो R की वैल्यू क्या मिल गई? 2 cos स्क्वायर x मिला, बोले। चले, हेंस रिड्यूस्ड इक्वेशन। लेकिन एक बात आपको ध्यान यह है कि हमने -2 तो लिया नहीं था यहाँ, कहीं कहीं -2 नहीं लिया था। अगर मान लिया हम लोग -2 लेते, अगर -2 लेते तो Q की वैल्यू क्या हो जाती? इम्पैक्ट पड़ जाता है Q की वैल्यू पर भी। अच्छा, Q की वैल्यू -2 लेते या कुछ लेते तो हमेशा इसकी वैल्यू dz अपन dx स्क्वायर वैल्यू, तो अगर माइनस भी लेते, देखिए अगर Q की वैल्यू हम यहाँ देख, एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर Q की वैल्यू हम लोग -2 cos स्क्वायर x भी रखें तो हम dz अपन dx की वैल्यू भी तो ये रखेंगे ना, ये रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे Q की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 की वैल्यू पर, यानी Q की वैल्यू पर, Q1 की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां चाहे cos स्क्वायर x ले लें, चाहे cos x ले लें, -2 ले लें या ना लें, वहां उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। इसलिए ध्यान रखना है। अब जल्दी बताइए, R की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x। अब बताइए, हेंस transformed equation of given differential equation क्या हो जाएगा बताइए? d2 y अपन dz स्क्वायर, x कहां जा रहा है? z ना, प्लस P1 dy बाई dz प्लस Q1y इज इक्वल टू क्या? R1। तो यह हो जाएगा
d2y अपान d2y अपान dz स्क्वायर प्लस p1 कितना है बताइए, प्लस p1 कितना है, p1 जीरो है। अच्छा यह जीरो, तो यह जीरो हो जाएगा, प्लस q1 कितना है 1y, दिस इज इक्वल टू r1, r1 बताइए 2 cos स्क्वायर x, दिस इम्प्लाइड d2 y प्लस 1y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, तो यह आ जाएगा d2 प्लस 1 y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होगा, बोले। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशंस का बताइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो जाएगा C1 cos Z ना, Z चले C1 cos Z प्लस C2 sin Z। तो अब Z की वैल्यू बता दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज इक्वल टू CF C1 cos Z की वैल्यू क्या है cos sin x प्लस C2 sin x, यह CF आ गया। नाउ हमें क्या चाहिए PI, नाउ PI इज इक्वल टू क्या है R1 अपान 1 अपान FD ना, तो PI बराबर बताइए, R1 क्या है 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर x अपान FD बताइए d स्क्वायर प्लस 1 ना, d स्क्वायर प्लस 1। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी तक अब देखिए यह क्या है, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, R यह टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया PI निकालने के लिए, और हमने आपको बताया था कि अगर cos, ध्यान दीजिएगा, cos AX हो या sin AX हो, तब आपको क्या करना है कि FD के लिए तब आपको cos AX हो या sin AX हो, तब आप क्या रखेंगे, d की जगह माइनस a स्क्वायर इंटू डी रखेंगे, d स्क्वायर की जगह रखते हैं हम d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, d स्क्वायर जगह a स्क्वायर माइनस रखते हैं, तो माइनस a स्क्वायर रखते हैं। लेकिन यहां पर स्क्वायर है और स्क्वायर का नहीं रखते, cos AX और sin AX, इसका मतलब इसे हमें AX के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो हमें इसे AX के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा भैया। हमें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 बोले 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे आप रखेंगे PI इज इक्वल टू cos 2x अपान डी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1, ये तो रखेंगे, बोले ये तो रखेंगे हमारा PI, ये है ना। अब जरा देखा जाए, अब यहां से PI निकालिए, देखिए तो cos 2x का, अब देखिए अब अगर x अगर d की जगह -2 स्क्वायर मतलब -4 रखें तो -3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा cos, यह क्या हो जाएगा cos 2x अपान -3 हो जाएगा प्लस 1 अपान डी स्क्वायर, 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यह 1 अपान डी स्क्वायर है, डी का देखिए डी 1 अपान डी स्क्वायर है, इसके लिए कुछ तो है नहीं, किसे हम कुछ सॉल्व करें,
यहाँ साइन कॉस टेन तो नहीं है ना, साइन कॉस टेन नहीं है, कुछ और भी नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है कि है। और भाई 1/d², देखिए 1/d² प्लस 1 है, तो 1/d, देखिए 1/d² प्लस 1 है, और d क्या है, d/dx है, तो इसका मतलब 1/d2i/dx² होगा। और किसका होगा, 1 का, किसका होगा, 1 का, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। देखिए इसे समझना, ऐसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे 1/d² प्लस 1 ना, 1 प्लस d², यही ना, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस d², 1 प्लस d² का पावर -1 इंटू 1, तो यह क्या आ जाएगा, 1 माइनस d², 1 माइनस d² प्लस d की पावर 4 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर 1 को डेरिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 1 को डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो यह 0 होने के बाद यह सारा 0 हो जाएगा, तो 1 का गुणा किस में आएगा, 1 में, तो डेरिवेशन 0 तो 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, pi इज इक्वल टू -1/3 cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। यह हमारा क्या आ गया, pi, यह हमारा क्या आ गया, pi, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यह क्या आ गया, 1/3 cos 2x प्लस 1। और अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, बताइए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, C1 cos sin x प्लस C2 sin x, फिर -1/3 cos 2x ना प्लस 1। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कर सकते हम लोग, बोले? सबको क्लियर हो गया? देखिए यह हो जाएगा cos, देखिए ये cos x इतना है दिया है, इससे पहले हम बदल लेंगे sin x में। कुल मिलाकर पूरा कॉन्सेप्ट आपका वही है कि जो हमने पहले किया था। सबसे पहले हमने PF निकाला, सॉरी हमने CF निकाला, CF निकाल के हमने PI निकाल लिया। एक यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू दिख रहा है ना कि हमने -2 का कहीं यूज नहीं किया। भैया इसे देखना है कि हमने कहीं -2 का यूज तो किया ही नहीं है। हमने इस -2i है ना, ये -2i है, अगर -2i है तो -2i का तो कहीं यूज ही हमने नहीं किया। नहीं, माइनस भी हटा सकते हैं सर, माइनस क्या, कॉस की पावर, हाँ माइनस भी हटा सकते हैं। माइनस कैसे हटा सकते हैं,
यहाँ एक बात और समझना है कि माइनस अगर हटा सकते हैं, हमने -2 का यूज़ नहीं किया ना, तो अगर -2 का यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -2 का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। और -2 परेशान हमें कहाँ कर रहा था, प्रॉब्लम कहाँ कर रहा था, z निकालने में। -2 हमें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, -2 में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था z निकालने में। z निकालने में तो z की वैल्यू अगर हम cos स्क्वायर x रख दें तो यहाँ तो सही हो जाएगा। लेकिन cos x की स्क्वायर x की वैल्यू को, चूंकि यहाँ पर P1 निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, Q1 अगर यही निकालना था तो -2 की फिर क्वेश्चन में देने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन में -2 तो देना भी नहीं चाहिए था, और -2 दिया है तो इसका मतलब यह कहीं मिस्टेक हो सकता है। देखिए एक काम कर लेंगे भैया, चूंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 दिया है क्वेश्चन में, में -2 है और -2 का हमने यूज़ नहीं किया है। -2 का यूज़ ऐसे कैसे हो सकता है, कोई डिजिट आया और डिजिट का यूज़ न करो सॉल्यूशन आ जाए, तो कहीं मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक होगा तो हमें आपको क्या करना है, एक अभी मैं नोट लिखा देता हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यह जो नेगेटिव ले रहे हैं ना, देखिए यह जो हम ले रहे हैं, यहाँ हम Q की वैल्यू क्या लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भैया। हम Q की वैल्यू लेंगे -2 cos स्क्वायर x ले लें। Q की वैल्यू क्या ले लें, -2 cos स्क्वायर x ले लें। लेकिन इसके साथ जब हम I की वैल्यू ले लें, dz/dx स्क्वायर की वैल्यू लें, तो हम केवल और केवल cos स्क्वायर x लेंगे। क्या लेंगे, क्योंकि यहीं पर dz/dx की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तभी तो आयोटा आएगा, तभी आयोटा आएगा। तो हम इसके साथ नहीं करेंगे, हम इसके साथ आप लिख लेंगे जैसे कि हम इसके साथ आयोटा यानी इसके साथ -2 नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ ऑन टेकिंग -2 z इज इमेजनरी, इसलिए हम -2 यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर q की वैल्यू तो लेंगे, तो इसे आप q हटा सकते हैं, कि जनरली यह q होता है, लेकिन यह q की वैल्यू आप हटा सकते हैं इसे। क्यों, क्योंकि -2 यहाँ दिया है, और -2 अगर नहीं लेंगे तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने -2 का यूज ही नहीं किया कहीं। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, समझिए कि अगर कोई डिजिट आए और आप डिजिट को इग्नोर करके चल दें, तो डिजिट को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सब कुछ सही रहेगा, dz/dx की वैल्यू यही चेंज कर लेंगे, ठीक है। dz/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू cos स्क्वायर x ले लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि वह आयोटा दे देगा। क्यों, तो आयोटा नहीं दे रहा है ना, तो फिर Q1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर Q1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फिर Q1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो Q1 की जो हमें वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, -2 cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x। तो यह Q1 की वैल्यू मिलेगी -2। Q1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2। भैया इसे बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ 2 का तो यूज ही नहीं किया भैया इसे। हाँ क्या हो, हाँ तो -2 हो जाएगा, तो CF क्या हो जाएगा, CF कैसे बदलेगा, CF तो ही रहेगा ना, Q की वैल्यू, हाँ भैया CF बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह पूरा एक बार ध्यान रखना पड़ेगा भैया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यह क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारी क्या है, Q1 हमारा माइनस है ना, -2i हो जाएगा ना, -2i हो जाएगा। CF की वैल्यू बदल जाएगी। इसे बना लीजिए भैया सब लोग। तो यह क्या हो जाएगा, दिस, हाँ चूंकि हमने -2 को इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं करना, इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तो यह हमें मिल जाएगा d2y - 2i इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, -2 क्या, cos स्क्वायर x, -2 cos स्क्वायर
जाएगा माइनस ये 2i हो जाएगा। तो अब जरा देखा जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन यह हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा आपका? ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। हो गया क्या? 6:30 से क्लास है ना, बस 2 मिनट और छोड़ूंगा, 2 मिनट। तो यू इक्वल टू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। इसका हम सी एफ क्या लेंगे? C1 ई टू द पावर प्लस रूट 2x, ये लेंगे ना, रूट 2 z, ये ना, और प्लस C2 ई टू द पावर माइनस रूट 2 z। तो z की वैल्यू क्या है? तो CF इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा C1 ई टू द पावर प्लस रूट 2 साइन x, हो जाएगा ना? बोले रूट 2 साइन x, z की वैल्यू क्या है? साइन x है या 2 साइन x है? z की वैल्यू क्या है? कहाँ गया, कहाँ गया? दिस z इज इक्वल टू साइन x, सही है। तो अब क्या हो जाएगा? प्लस C2 ई टू द पावर माइनस रूट 2 साइन z ना। तो अब जरा देखा जाइए, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यह CF हो जाएगा हमारा। अब PI क्या हो जाएगा? R1 अपन इतना, PI तो सही है आपका? नहीं, PI भी चेंज हो जाएगा। PI क्या होगा भैया? डी स्क्वायर माइनस 2 है ना, डी स्क्वायर माइनस 2, डी स्क्वायर माइनस 2 है, तो यह हो जाएगा 2 कॉस, सॉरी, कॉस 2x प्लस कॉस 2x अपन डी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपन डी स्क्वायर माइनस 2, राइट। तो यह हो जाएगा कि 2 2 ज़ा 4, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो कॉस 2x अपान माइनस 6 प्लस 1, यह आपका क्या है? PI है। तो PI इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/6 कॉस 2x प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब निकाल लीजिए कंप्लीट सोल्यूशन। 10 कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। भैया ध्यान रखिएगा, वहां पर हमने थोड़ा सा ये किया। एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, इसे ध्यान दे लीजिए एक बार। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, यहां पर माइनस है, तो एक्स क्यू की वैल्यू तो -2 कॉस क्यू, -2 कॉस स्क्वायर एक्स तो लेंगे यहां से चेंज करने के बाद, तो -2 कॉस स्क्वायर एक्स तो लेंगे। लेकिन जैसे ही हम dz अपन dx निकालेंगे, वहां -2 इसलिए नहीं लेंगे कि क्योंकि -2 लेंगे तो इमेजनरी वैल्यू दे देगा, और इमेजनरी का मतलब होता है कि पूरा पूरा dz z इमेजनरी आ जाएगा। और z हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्म है, x को z से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। z इमेजनरी आने से क्या होगा? पूरा पूरा इक्वेशन इमेजनरी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर q की वैल्यू तो यही रखेंगे, dz अपन dx की वैल्यू को cos स्क्वायर टर्म में रखेंगे। क्लियर? इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि सॉल्यूशन करने के बाद जरा देखिए कि -2 का अगर यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में देने का कोई मतलब नहीं था, और क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब देयर इज समथिंग।
चले, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर क्या है कि एक बार फिर से समझ जाएगा, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो गई थी। दिया है -2i, क्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू -2 cos स्क्वायर एक्स है, क्यू की वैल्यू, और लेकिन dz अपन dx की वैल्यू, चूंकि dz अपन dx का होल स्क्वायर हम cos स्क्वायर एक्स लेते हैं, माइनस से नहीं लेंगे क्योंकि वो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजनरी, और z की वैल्यू इमेजनरी का मतलब पूरा पूरा इक्वेशन इमेजनरी हो जाएगा, तो वेनिश हो जाएगा। इसका मतलब हम dz अपन dx की वैल्यू को माइनस में नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ यही मैंने आपको बताया कैसे। और अब पूरा पूरा यह सॉल्यूशन आपके सामने, पी निकाल लिया, CF निकाल लिया, और CF और पी से हम लोग क्या कर दिए, CF आ गया, पी आ गया, और हमने रख दिया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। आज हम लोग यहीं तक। एक बात और समझना है कि हमने जो चेंजेस ऑफ वेरिएबल था, यहां तक समाप्त हो गया। कल हम लोग ओडी और पीडी पर चलेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, 5-7 क्वेश्चन यहां से पोस्ट कर दूंगा, इसे आप ध्यान से करेंगे और ध्यान रखेंगे जब क्यू की वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे। चले आज हम लोग इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं, अब हम लोग कल मिलेंगे ओडी और पीडी के साथ।